हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जैसा कि हम पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज में लेक्चर 4 तक फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं यहाँ तक। तो फंडामेंटल राइट्स अपन पढ़ चुके हैं। इससे अपन ने जाना था कि कौन कौन से अपन को राइट्स मिले हुए हैं। कहाँ से स्टार्ट था? 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, जिसमें लास्ट में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि सिंपल सा इतना बस याद रख लो, 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 रटा होना चाहिए दिमाग में। ये किसको मिले हुए? केवल सिटीजन्स के लिए। मतलब क्वेश्चन आता है कि कौन से फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स के लिए हैं, कौन से दोनों के लिए हैं। तो ये केवल किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। बाकी जो है वो दोनों के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए भी हैं और के लिए। मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा ऐसा है जो सबके लिए है। जैसे आर्टिकल 17 ऐसा आर्टिकल है अनटचेबिलिटी वाला, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया। वो सबको है। सबको मतलब एनिमी एलियन, कोई जासूस। एनिमी एलियन किसको बोलते हैं? किसी पड़ोसी देश का अगर जासूस यहाँ पकड़ा जाता है उसे एनिमी एलियन बोलते हैं, शत्रु एलियन ऐसा समझ लो हिंदी मीडियम वाले। तो हम बोल रहे थे कि उनको आर्टिकल 17 भी मिला हुआ है। तो 17 ऐसा है जो सबको मिला है। 17 आर्टिकल 17, हाँ 17 और 18, ये दो आर्टिकल हैं। 17 और 18 ऐसे आर्टिकल हैं जो सबको मिले हैं इंडिया में, चाहे कोई कोई भी रहता है इंडिया में, सबको मिले, फॉरेनर हो, एनिमी एलियन हो या कोई भी। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है और किसी के लिए नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी इससे ये पार्ट 3 तक अपन पढ़ चुके। पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था यूनियन एंड टेरिटरी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सिटीजनशिप पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51। भाई 35 तक हो चुका है, 12 से 35। अब 36 से लेकर 51 तक इनको क्या बोलते हैं अपन? डायरेक्ट प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी। ये ऑफ की जगह लिखो, टू दी स्टेट पॉलिसी। मतलब क्या है कि स्टेट्स मतलब राज्य सरकारें या कोई भी सरकार चाहे भारत सरकार ही क्यों ना हो। स्टेट का मतलब बोलता हूँ ना, स्टेट किसी भी एक सरकार को बोलते हैं, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, स्टेट ही बोला जाता है उसको इंग्लिश में। देश को भी स्टेट ही बोलते हैं। वही पुराने वक्त में राजा होते थे, उनके राज्य होते थे। स्टेट था मतलब उनका खुद का अपना देश होता था, खुद की करेंसी होती थी। तो स्टेट का मतलब क्या होता है कि राज्य से नहीं, ऐसी कोई भी सरकार जो चलती है। राज्य सरकारें भी स्टेट्स हैं, भारत सरकार को भी स्टेट ही बोलेंगे, समझ लो। तो अब देखो, डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है? संविधान के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब समझते हैं कि पॉलिसी का मतलब है नीति। जो नीतियां, अगर सरकार कोई भी नीति बना रही है तो उसके लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं, डायरेक्शन दी हुई हैं। वही है बस कि सरकार को अगर कोई कानून बनाना है तो किन किन बातों को से ध्यान रखना चाहिए या रखना पड़ेगा। लेकिन दोनों बातों में अंतर है। आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा मैं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा डीपीएसपी असली में है क्या। देखिए, जब संविधान बन रहा था, आपको सब कुछ नोट करना बताया ना मैंने, जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो भी। जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारे कमीशन बनाए जाते थे सलाह लेने के लिए, क्या डालें क्या नहीं डालें। तो उस वक्त था एक सप्रू कमीशन। सप्रू कमीशन था जो बनाया गया था, जिसने क्या सलाह दी थी कि भाई दो तरह के अधिकार डालेंगे, अपन राइट्स डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो होंगे जस्टिसिएबल राइट, मतलब बताऊंगा इसका। एक होंगे नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि उनको कोई नहीं छीन सकता भारत के लोगों से। सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो सरकार पे भी केस हो सकता है। और नॉन जस्टिसिएबल ऐसे राइट जो मिले तो हुए हैं, लेकिन उनका अगर हनन हो गया, अगर वो वॉयलेट हो जाते हैं तो उन पे हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो बस ये समझ लो, जस्टिसेबल जो राइट्स थे उनको तो फंडामेंटल राइट्स बोल दिया, और जो नॉन जस्टिसेबल जिनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते उनको क्या बोल दिया हमने? डीपीएसपी। अभी वो भी बताऊंगा कि भाई इनके लिए हम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते, ये इस कैटेगरी में क्यों डाले हैं कुछ राइट्स। उसका भी एक कारण, जैसे इसमें लिखा हुआ है भाई कि सरकार सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी, सभी के लिए फ्री शिक्षा देगी। तो अब आप कहीं पे अगर शिक्षा नहीं दे पा रही सरकार तो आप उसके खिलाफ कोर्ट थोड़ी जा सकते हो। इसलिए क्योंकि भाई अभी अपना देश इतना अमीर नहीं है कि ऐसे राइट्स को भी पूरा कर सके सबके। तो जैसे जैसे देश अमीर होता जाएगा इनको भी बहुत ही तगड़े तरह से इन्फोर्स कर दिया जाएगा। जैसे शायद आगे जाके अपनी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, सरकार के पास बहुत पैसा हो तो सकता है कि इन डीपीएसपी में से कोई एक आर्टिकल होगा कि सबको शिक्षा देनी है, चाहे कितनी उम्र का हो, कॉलेज वॉलेज कुछ भी हो, सब कुछ फ्री होनी चाहिए शिक्षा। तो डीपीएसपी में तो ऐसा है, लेकिन असली में ऐसा नहीं है। तो शायद अगर अपना देश अमीर हो जाए तो बाद में इसको लागू कर दे। लेकिन अभी के लिए क्या है, ये बस नीति निर्देशक तत्व है कि अब देखो इसका मतलब नॉन जस्टिसेबल मतलब अगर इनमें जो चीज़ें बताई गई हैं अगर ऐसा नहीं होता है किसी आदमी के साथ तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते अपन। डायरेक्शन टू द स्टेट,
कीप इन माइंड वाइल पॉलिसी मेकिंग। ये बताया मैंने, जब भी कोई स्टेट पॉलिसी बनाएगी, कानून बनाएगी, तो उसको ये सब बातें ध्यान में रखनी है बस, कि जितना पॉसिबल हो ऐसा करने की कोशिश करें सरकार, जितना पॉसिबल हो। ये वाली बात है। मैंने बताया ना, फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिनके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, आपको जो अधिकार मिले हो वो मिलेंगे ही, लेकिन इनको क्यों नहीं कोर्ट जा सकते, मैंने बताया ना, कि सरकार के पास क्या पता इतना पैसा ना हो कि इनको लागू ना कर पाए। अब आपको बताऊंगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है बेसिकली नॉट इन्फोर्सेबल एंड इन केस ऑफ वायलेशन वी कांट मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब यही है कि अगर ये वायलेट हो भी जाते हैं ये वाले राइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं ये, लेकिन इनको बोला क्या जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को। और कहाँ से लिया गया ये? आयरलैंड। ये मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में भी। डीपीएसपी कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हमने, आयरलैंड के संविधान से लिए गए डीपीएसपी। ठीक है, हम कोर्ट में जा नहीं सकते, बट दे शुडंट बी अवॉइडेड। लेकिन इनको अवॉइड करना नहीं चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। सरकार कोई भी योजना बनानी तो ये सब पता होना चाहिए सरकार को, ऐसे इन बातों का ध्यान रख के ही योजना बनानी चाहिए सरकार को। अच्छा, इसका मतलब दे एम द रियलाइजेशन ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। भाई ये इस बात का भी रियलाइज करवाते हैं सरकार को टाइम टाइम पे, जब भी कि भाई ये जो देश है ये वेलफेयर स्टेट है, सबका भला करने के लिए है, तो इस तरह से सब चीज़ों को बनाओ जिससे सब लोग खुश रहें इसमें। अच्छा, देखिए काम के आर्टिकल 36 और 37 तो कोई काम का है नहीं। आर्टिकल 36 में स्टेट को समझाया गया है। देखिए अपना संविधान इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि अब जहाँ पे भी स्टेट लिखा आएगा कि स्टेट ये काम करेगी, स्टेट ऐसे फंडामेंटल राइट में लिखाया था, तो उसमें वो पहले ही आर्टिकल 12 में पहले यही बताया था कि यहाँ पे स्टेट हम लिखेंगे, स्टेट का मतलब क्या क्या है। ऐसे ही यहाँ पे भी आर्टिकल 36 में बस स्टेट को बताया है कि यहाँ पे जो लिखा आएगा कि देश में ये काम होगा, तो देश का मतलब क्या है, देश के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, यहाँ की संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं आ रही हैं या गवर्नमेंट आ रही हैं, जो भी आ रही हैं। तो आर्टिकल 36 में तो क्या है, स्टेट की डेफिनेशन दी है सरकार की। अच्छा, 38 से देखो, आपको याद रखना है 38, 39, 40, 41 मतलब 51 तक क्या है अपने पास डीपीएसपी। टोटल 51 तक अपने पास क्या है डीपीएसपी। डीपीएसपी भी कई तरह की होती है, एक तो कुछ डीपीएसपी को गांधीयन डीपीएसपी बोलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए आर्टिकल 38 में क्या लिखा है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब क्या है इसका, कि लोगों को मतलब लोगों का वेलफेयर को प्रमोट करना है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, पहला काम। लेकिन इसी में एक लाइन जोड़ दी गई है 44th अमेंडमेंट में, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने किया था जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हट गई थी। उन्होंने एक चीज़ टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज़ इन इनकम स्टेटस, कि सरकार इनइक्वलिटी मतलब जो असमानता है किस चीज़ में, इनकम में, लोगों के स्टेटस में, कोई अमीर है कोई गरीब है, इसको कम करने की कोशिश करेगी। ये लाइन भी इस आर्टिकल 38 के साथ में जोड़ दी गई है। मतलब आर्टिकल 38 के साथ पूरा ये लाइन है, प्रमोट करेगी वेलफेयर को और मिनिमाइज करेगी इनइक्वलिटी को। ये मिनिमाइज इक्वलिटी वाली लाइन है, ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है, इतना याद रखना है आपको। कब हुआ था 44th अमेंडमेंट? 44 से देखो 4+4 क्या होता है 8, मतलब 1978। 42nd कब हुआ था उसके लिए भी ट्रिक है, 4 2 प्लस कितना होता है 6, मतलब 1976। भाई इससे पहले इंदिरा गांधी थी ना, तो 42 पक्का इंदिरा गांधी ने किया होगा, तो इसलिए 42nd जो अमेंडमेंट है वो इंदिरा गांधी वक्त में हुआ था, ये मोरारजी देसाई ने किया था। ऐसी चीज़ें याद रखा करो। एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि 42nd जो अमेंडमेंट था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, छोटा संविधान, क्योंकि इतने ज़्यादा चेंज किए थे इंदिरा गांधी जी ने कि बहुत सारे चेंज हो गए थे, वो खुद में अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आपको कुछ चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, लाइन से है, 38 कम है 39 ज़्यादा है, लेकिन 38 में एक चीज़ बढ़ा दी गई है, वो किसने बढ़ाई थी 44th ने, लेकिन 39 में जो बढ़ाई है 42 ने, मतलब उल्टा याद रख लो। 38 के बाद 39 आया, लेकिन पहले 44th अमेंडमेंट को याद रखना है कि उसमें 44th अमेंडमेंट कुछ हुआ था, इसमें सेकंड वाले में क्या हुआ 42 हुआ है। जैसे भी करके आप बनाओ अपना याद करने। अब 39 में आर्टिकल को देखते हैं, टू सिक्योर लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इक्वल, देखना टू सिक्योर लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इक्वल वर्ड एंड मीन्स। इसका मतलब क्या है कि सरकार को सिक्योर करना पड़ेगा क्या, लाइवलीहुड, लोगों का जीवन यापन सही से हो रहा है कि नहीं, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो रहा है कि नहीं, इक्वलिटी सब कुछ ढंग से मिल पा रहा है कि नहीं, इक्वल चीज़ें लोगों को रिसीव हो पा रही। देखिए 39वां जो आर्टिकल है 39, उसके 3 पार्ट है। ए है ये तो फर्स्ट तो लाइवलीहुड क्या क्या सिक्योर करना है, बी में ये सिक्योर करना है और सी में ये सिक्योर करना है। अब ये 2 चीज़ देखोगे ना, अब लास्ट वाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इक्वलिटी, ये सब इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ है इन 2 के ऊपर, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। याद रखो कि 39 में क्या क्या है, सिक्योर लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। प्लस 42nd जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक लाइन और जोड़ दी
अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सरकार को सर मतलब बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एकदम अच्छी अपॉर्चुनिटी रखनी पड़ेंगी, ये सब ठीक है। इसमें क्या है, एक आध जगह ही 44 संविधान मतलब डीपीएसपी के अंदर अमेंडमेंट 44th में तो एक आध बार ही हुआ है। असली में जो 42nd वाला हुआ था उसने कई चीज़ें चेंज की थी। एक तो 39वें आर्टिकल में ये ऐड कर दिया था, फिर इसके बाद एक नया आर्टिकल ही ऐड कर दिया जिसका नाम क्या था 39A। मैंने बताया था ना शुरू में आपको, अगर कोई नया आर्टिकल ऐड करते हैं तो एंड में नहीं करते, उसी के बीच में कर देते हैं। 39 के बाद किया तो 39A नाम रख देंगे उसका, तो नया आर्टिकल ऐड कर दिया उसी में 42nd वाले में, इसलिए तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बहुत सारा चेंज किया था इसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा क्या बोला था भाई इसने 39A में, इसे याद रखना है आपको, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सबको बराबर का सम्मान मिलेगा और फ्री लीगल एड मिलेगी सबको, समझ रहे हो बात। एक सेकंड गाइस। तो इसी को लेके कुछ एक्ट भी बनाए गए थे, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 97, मतलब आपको याद नहीं रखना है। और नालसा का निर्माण भी हुआ था। नालसा एक छोटे कोड होते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा पॉलिटी में कहीं जरूरत पड़ेगी तो आपको याद रखना है। 42nd अमेंडमेंट की वजह से एक तो आर्टिकल 39 में चेंज हुआ था, 39A तो ऐड ही हो गया था, बहुत बड़ा अमेंडमेंट किए थे इन्होंने। अच्छा आर्टिकल 40, इसको गांधीयन डीपीएस भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर विलेज में पंचायत का निर्माण होना चाहिए। भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तभी लिख दिया था ये कि सरकार कोशिश करनी है कि पंचायत होनी चाहिए। तो फिर बाद में, लेकिन अब तब तक तो डीपीएस भी था, लेकिन जैसे ही देश अपना बढ़ा और लगा कि अब पंच को पक्का करना है, तो देखो यही देख लो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 का, उसने पंचायत को क्या कर दिया था, कंपलसरी बना दिया था। तुम समझ रहे हो 1992 तक मतलब कैसा था, ऑप्शनल था ये, क्योंकि डीपीएस भी के अंदर डाला हुआ था। मैंने ये तो बोला कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सरकार चाहे तो कर सकते हैं। तो कुछ सरकारों ने तो पंचायत लागू कर दी थी, राजस्थान में बहुत पहले से हो गया था, एमपी में भी हो गई थी, कुछ सरकारों ने नहीं की। तो उसके बाद फिर 1992 में जब सरकार ने चाहा कि सब जगह ही होना चाहिए पंचायत, तो एक्ट बना दिया एक, और पंचायत को क्या कर दिया, कंपलसरी। इसी तरह से जब अपना देश बहुत बढ़ता जाएगा तो होगा कि कुछ एक्ट के माध्यम से इन डीपीएसपी को भी सबको ही कंपलसरी किया। असली लक्ष्य तो यही है दुनिया का कि ये जो डीपीएसपी जो है इंडिया का, मतलब असली लक्ष्य यही है कि ये डीपीएसपी सारे कंपलसरी होने चाहिए, लेकिन अभी नहीं कर सकते, कई समस्याएं हैं। जैसे कि आपने देखा है अभी इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड का लिखा तो हुआ है, लेकिन समझिए फ्री लीगल एड का मतलब क्या है कि सबको लीगल एड मतलब वकील फ्री मिलेगा, लेकिन अभी सरकार के पास नहीं हो इतने वकील। तो अब इतने वकीलों की अगर ज़रूरत नहीं है, मतलब है ही नहीं सरकार के पास इतना अभी पैसा नहीं है, तो इन सब चीज़ों को कंपलसरी नहीं कर सकते ना, इसलिए इसको भी डीपीएसपी के अंदर रखा है। लेकिन जब देश अगर बहुत पैसे वाला हो जाएगा तो आराम से इसको भी कंपलसरी कर देंगे कभी। समझ रहे हो बात को, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से किस तरह अलग है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आपके समझ में आ जाए। रटने पे ध्यान नहीं देना, कुछ कुछ आर्टिकल रट लेने ही। जैसे आर्टिकल 40 पता होना चाहिए, पंचायत का आर्टिकल है किसका, विलेज पंचायत, ठीक है। 41 की बात करें, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट, सर्टेन एज, ओल्ड सिकनेस, जो भी है, ठीक है। कि आर्टिकल 42 है किस बारे में है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, कि काम करने की ना अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। ये सब ये सरकार कुछ करती है तो ध्यान रखा जाएगा इस बात का कि भाई वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए एकदम कंडीशन जो है एकदम मानवीय कंडीशन होनी चाहिए, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, जिसका मतलब होता है किसी के बच्चे बच्चे हो आए अगर किसी औरत के, उनको छुट्टियाँ वगैरह देना, ये सब चीज़ें, उनको कोई रिलीफ देना, मदद करना। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज इसको कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, छोड़िए। आर्टिकल 43 क्या है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, मतलब कम से कम लिविंग वेज होता है कि सरकार को फिक्स करना चाहिए कि कम से कम इतनी आय तो एक वर्कर की रहे, लेकिन अभी नहीं कर सकते ना, नहीं ना किया हुआ है। लेकिन ये सब लक्ष्य हैं असली में, सरकार को पॉलिसी मेकिंग के टाइम ध्यान रखना है कि चलो प्राइवेट वाले लोग नहीं कर रहे तो सरकार अपनी कोई योजना बनाए तो उसमें फिक्स रखे इन चीज़ों को, कम से कम कोशिश तो करें, ये वाली बात है। फिर देखिए आपने देखा होगा 38 में तो एक लाइन अलग से, मतलब बस एक लाइन है, आपको इसको याद रखना है। 44th अमेंडमेंट तो बस एक ही जगह काम आया था यहाँ पे, 38 आर्टिकल में उसने जोड़ दिया था टू मिनिमाइज इनक्वलिटी, ये सब इसको याद रखना है आपको। ऐसे पूछ लेते हैं, टू मिनिमाइज इनक्वलिटी इन इनकम स्टेटस सॉरी फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये जो लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के तहत जुड़ी गई थी, 44th अमेंडमेंट, सिंपल। हमने देखा कि 39A नया आर्टिकल ऐड कर दिया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपने देखा होगा ये 39A को ऐड किया था, ऐसे ही 42nd ने एक और ऐड किया था देखिए इसको बोला था 43A, ये इसमें क्या लिखा था 42nd वाले में, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री,
कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है किस चीज़ में, इंडस्ट्रीज के लिए काम करने के लिए ही नहीं, और उनका मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए, इसका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। अच्छा, एक दूसरा आर्टिकल, ये आपको याद रखना। देखिए मैं अमेंडमेंट इसलिए डाल देता हूँ कि आपको अलग से पढ़ाऊंगा, वो तो अलग से मैं क्लास लूंगा ही अमेंडमेंट की, इंपॉर्टेंट वालों की, फिर आपको साथ के साथ पता रहे तो अच्छा रहेगा। 43 जो था इस 97th अमेंडमेंट में जोड़ा था, क्या था इसमें, मैं आपको भले ही बताता नहीं, मैं बाद में बता देता, लेकिन मैं यहीं के इसलिए बता देता हूँ कि ये कहाँ से जोड़ा है। मैं सिंपल पढ़ा देता अभी कि 43B के अंदर क्या लिखा हुआ है, और आप पढ़ भी देते, लेकिन ये बताना जरूरी है आपको, पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए। 43A B दिखे तो अब सीधी बात है, बाद में ऐड किया हुआ है, बाद में ऐड किया है तो कोई ना कोई अमेंडमेंट के तहत किया होगा, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। 97th अमेंडमेंट जो है वो मतलब कुछ ऐसे अमेंडमेंट है। 86 राइट टू एजुकेशन पहले बता रखा है खूब, 2002 का हुआ था। 97th अमेंडमेंट 2011 का, ये वर्कर्स मतलब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए था कि वर्कर खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, मतलब प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनल या डेमोक्रेटिक या कोई और अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोग बना सकते हैं कुल मिला के, ये था। तो इसको आर्टिकल 19 में भी कुछ हिस्सा ऐड हुआ था इसकी वजह से, ऐसे कई जगह इसने अफेक्ट किया था। 97th अमेंडमेंट 2011 में किया था ये सरकार ने। अच्छा, कुछ आपको पता ही होना चाहिए, जैसे पंचायत वाला जो 73rd है और नगर पालिका वाला वो 74th अमेंडमेंट है, ये 1992 में है, वो नगर पालिका वाला 1993 में है। तो मतलब कुछ अमेंडमेंट है जो पक्का पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, आपको रट लेना है कि आर्टिकल 40 क्या है, विलेज पंचायत का है। आर्टिकल 40 किसका है, पंचायत का। ऐसे ही एक है 44, किसका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, मतलब क्या है कि समान नागरिक संहिता, कुल मिला के सब तरह के जो कानून हैं, हर तरह का कानून देश के हर आदमी के लिए समान होना चाहिए। मतलब मुस्लिमों के लिए कुछ अलग कानून है, हिंदुओं के लिए कुछ अलग कानून है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम खुद सोचो कि अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई इसे डीपीएस में कर रखा है तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, मतलब पक्की बात है, इसमें तो किसी को क्या डाउट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में कुछ दंगों की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ही कम्युनल वायलेंस की बहुत दिक्कत रहती है, तो इसलिए तुमने देखा होगा कि मुसलमानों की शादियों के लिए अलग तरह के रूल्स थे जो उन्होंने खुद ही बना रखे थे उनके शरिया कानून के हिसाब से, 3 तलाक था। तो अभी धीरे धीरे हटाया जा रहा है चीज़ों को। अभी जैसे दोबारा से औरतों की एज को 21 साल कर दिया, तो ये सब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन असली में इसके लिए कोई कोड थोड़ी जा सकता था कि उनकी अलग से क्यों है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। तो हाँ, लेकिन हाँ एक बात याद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है अपने यहाँ समान कानून, लेकिन यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। क्रिमिनल कोड का मतलब क्या है कि अगर किसी ने कोई गलती की, अपराध के लिए समान सजा है। सिविल का मतलब है सिविल जो मामले हैं, शादी ब्याह इस तरह के जो मामले हैं उनके लिए तो भले ही चलो मान लिया कुछ कानून हैं जो अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग हैं उनके रीति रिवाजों के हिसाब से, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर में कोई गलत काम करता है उसके लिए समान सजा है। इसलिए क्या याद रखो, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो हमेशा इंडिया में है, ये अलग से मैंने पॉइंट ऐड कर दिया था नोट्स में। अच्छा, तो गाइज एक अच्छी चीज़ है कि हम पेज नंबर 8 पे आ चुके हैं। देखिए ये लिखा हुआ, टोटल कितने पेज में पॉलिटी है अपनी, अपनी पॉलिटी टोटल 26 पेज के अंदर। अभी तक हम ये 5वां लेक्चर और 8th पेज तक आ चुके हैं, तो आप देख लीजिए कितने दिनों में आपका हो जाएगा कवर। अच्छा, आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए आप खुद सोचिए, इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी, लेकिन जब बनाया गया था उस वक्त सरकार के पास इतना पैसा नहीं था, कई जगह नहीं दे सकती थी, तो इसलिए इसको डीपीएस में रखा था कि लोग कोर्ट में ना भागाएं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमको दीजिए, इसीलिए इसको कहाँ रखा है हमने, डीपीएसपी, नॉन जस्टिसेबल नॉन इन्फोर्सेबल राइट्स में। अच्छा देखो, मैं जो आपको जिस तरह की इमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई इनको राइट्स बोलेगा ही नहीं, बस ये बोलेंगे डीपीएसपी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये राइट्स ही एक तरह के, सप्रू कमीशन ने 2 तरह के राइट्स बोले थे, जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल। असली में ये नॉन जस्टिसेबल तरह के राइट हैं जिनको डीपीएसपी बोलते हैं अपन, ये समझ लो। लेकिन आपको पता होगा कि बाद में 86 अमेंडमेंट जो मैंने अभी बताया, राइट टू एजुकेशन ऐड कर दिया था, तो बाद में इस डीपीएसपी को कहा है थोड़ा कंट्रोल में लाया गया ना, एक नया आर्टिकल ऐड करके। कहाँ ऐड हुआ है आर्टिकल, आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट में जो मैंने पढ़ाया था, राइट टू एजुकेशन का, इसमें ऐड हुआ था 86 अमेंडमेंट। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ इन चीज़ों को, जिससे आपको याद हो जाए कि शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमको मिला था। समझ रहे हो बात। अच्छा, बस देख रहे हो इनको शिक्षा कितने समय के बाद है, ये आज़ादी के कम से कम 2002 का मतलब है बहुत समय के बाद इनको शिक्षा याद आई है। देखिए आर्टिकल 46 की बात करें, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिकल इन डेवलपमेंट ऑफ एसटी एंड एससी एंड अदर वीकर सेक्शन। इसका मतलब क्या है
कि उनका शैक्षणिक रूप से विकास होना चाहिए, एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से उनका विकास होना चाहिए। किसका? SC ST का और अदर वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? गांधीयन DPSP। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ गांधीयन DPSP क्या है। प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ, कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है लाइक शराब, दारू, धप्पड़, जो भी है ये सब बंद होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा सरकार अभी दारू को बंद नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर सकती शराब को बंद? भाई शराब से जो टैक्स आता है इंडिया में, भयंकर मात्रा होती है उसकी, एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकार के पास आता है, इसलिए अभी नहीं कर सकती बंद। सरकार को ज़रूरत है, लेकिन जब सरकार इस लायक सक्षम होगी तो उसे पता है DPSP में लिखा हुआ है कि इन सब चीज़ों को हमारा ध्यान होना चाहिए, तो पक्का इसको कभी ना कभी बंद किया जाएगा, बैन किया जाएगा शराब को। लेकिन हो सकता है कि शराब कुछ कम मात्रा में सेहत के लिए अच्छी है तो परमानेंट बैन भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इसके विषय में ज़रूर किया जाएगा भविष्य में कभी ना कभी, अभी तो नहीं, निकट भविष्य में तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आर्टिकल 48 के बारे में अगर अपन बात करें, क्या लिखा हुआ है तो आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कि भाई एग्रीकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन के ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए इन सब चीज़ों का। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ द काउ एंड काफ एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, गाय और बछड़े के स्लॉटरिंग को रोक होनी चाहिए। तुम देख रहे हो संविधान में भी गाय के ऊपर बैन है बहुत पहले से ही, लेकिन अभी क्यों नहीं किया है? कई तरह की कम्युनिटी के लोग हैं इंडिया में जिनके लिए रिवाज गाय पूजनी नहीं है, इसलिए इसको DPSP में नहीं है। तो योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में गाय को काटना बैन किया हुआ है, तो उस पर इसलिए तो कोई सवाल नहीं उठ रहा। वो तो बोल देंगे हमने तो DPSP का ध्यान रखा है। ये तो और भी अच्छी बात है कि सभी सरकारों को DPSP, भाई सीधी सी बात है, असली एम तो यही है कि सभी सरकारें DPSP के अनुसार काम करें, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए तो काऊ को बैन करना असली में कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं किया उन्होंने उल्टा संविधान की दिशा में ही काम किया है। अच्छा, फिर एक आर्टिकल है भाई साहब, देखो ये 42nd अमेंडमेंट ने कितने सारे आर्टिकल ऐड किए थे, ये देखो साहब 48 है। आपको याद है कितने आर्टिकल अभी तक किसने ऐड कर दिए? 39A, 43A और 48A, याद रखो 3 आर्टिकल लाइन से। और 43 भी 2 तरह के आर्टिकल ऐड थे, एक तो 43A और 43B। 43B जो था वो 97th अमेंडमेंट वर्कर वाला था, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना उनका खुद का। ठीक है, आपको याद रखिए इन सब चीज़ों को, नोट्स जरूर बनाइए। इसमें क्या था? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। समझ गए आप कि एनवायरनमेंट और जंगलों और जंगली जीवन को बचाने के लिए सरकार कोशिश करनी चाहिए। 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया था ये। और कौन सा आर्टिकल था? 48 है। फिर बाद में आया 49 आर्टिकल था, इसमें क्या लिखा हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट। देखिए इस चक्कर है कि आपको सारे DPSP की जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपको याद होनी चाहिए। कैसे फिर कोशिश करिए कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमको याद है 48 है, मेरा DPSP के अंदर है ये। 49 का अंदर क्या लिखा हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे भले याद ना हो कि 48 के अंदर क्या है, पर आपको इतना पता हो कि DPSP के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनकी ज़रूरत कैसे मैं बताऊंगा। वो क्या है, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा DPSP नहीं है। अब आपको अगर सब आर्टिकल के अंदर की लाइन याद है, भले आपको ये नहीं पता कि इस आर्टिकल में क्या है, आपको मोटा मोटा पूरा पता है, तो उन 4 में से आप छांटोगे कि यार ये तो मैंने DPSP के अंदर कहीं देखा ही नहीं था, वही ऑप्शन हो जाएगा आपका। वो इस तरह क्वेश्चन पूछते कौन सा DPSP नहीं है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, तो उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो इनमें क्या कुछ लोग पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा DPSP है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जो न्याय व्यवस्था है उसका व्यवस्थापिका से उससे थोड़ा अलग रहना चाहिए। जुडिशरी को अलग रखो, एग्जीक्यूटिव को अलग रखो। एग्जीक्यूटिव का मतलब मैं अभी आगे पढ़ने वाले हैं अपन विशेष रूप से एग्जीक्यूटिव होता क्या है, बस यही है आर्टिकल 50 में। और 51 क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कुल मिला के से नो टू वॉर की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, अपन को वॉर के लिए मना ही करना चाहिए हमेशा हर सरकार को, ये कहना चाह रहा है। तो ये थे 51 आर्टिकल, कहाँ से लेके 36 से लेके 51 तक, जो असली में 38 से स्टार्ट हुआ था। याद रखो 38 39, लेकिन अमेंडमेंट वाली लाइन जो ऐड की थी इन्होंने दोनों ने वो उल्टा था, इसमें 44 ने की थी, इसने 42nd ने की थी।
44 वाले ने बस एक लाइन ऐड की है, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। जो एक आध चीज़ होती है ना वही पूछी जाती है। 42 में तो बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, इसलिए नहीं भी पूछा जाएगा। 44th अमेंडमेंट ये लाइन ऐड की थी, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो इसको पूछ सकते हैं ये लोग। अच्छा, अब इसके बाद अपन आए, देखो 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं संविधान के या कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं 4th ए। पार्ट का नाम क्या है? 4th ए। 4 हो चुके हैं, ये कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट है ये। इसको 4th ए नहीं बोलेंगे भाई, वो बीच पार्ट, मैंने बोला था ना पार्ट वगैरह कुछ ऐड करते हैं तो लास्ट में नहीं करते, बीच में ही कर देते हैं। तो असली में ये है तो 5th पार्ट, लेकिन उसको बोलते क्या है? 4th ए। तो आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 4th ए में 4th ए पार्ट, आर्टिकल नहीं, पार्ट में किस चीज़ को रखा है। अब तुम देखो 4th ए है तो मतलब समझ के बाद में डाला होगा, और किसके लिए है ये? फंडामेंटल ड्यूटी के लिए है, कि मौलिक कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज़ हैं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की, उनका ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक चीज़, सिटीजन ऑफ इंडिया बोला, सिटीजन ऑफ इंडिया ही है, ये ड्यूटी किस पर लागू होती है? किसी फॉरेनर पर नहीं, केवल इंडिया का जो सिटीजन है उसके लिए ही है ये ड्यूटीज़, दूसरे लोगों के लिए नहीं। ये भी नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब ये, इसमें जो कुछ लिखा हुआ अगर कोई आदमी नहीं करता उसे जेल नहीं होगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो, ये सब तो कई लोग होते ही नहीं भी करेगा, वैसा तो है नहीं कि भाई कोई राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं हुआ तो उसको जेल कर देंगे। तो इसलिए आप समझ जाइए कि इसको नॉन जस्टिसेबल और नॉन इन्फोर्सेबल ही है ये भी। तो इसके लिए एक फेमस कोट याद आ रहा है मुझे, JF कैनेडी का। देखो पहले याद रखो, फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, पार्ट 4A के अंदर रखे गए, ठीक है जी। इसके लिए आर्टिकल भी स्पेशल क्या है, देखो 51 हो गया, 51 आर्टिकल खत्म हो चुके हैं, एक नया आर्टिकल भी ऐड किया, पार्ट 4A, और आर्टिकल था 51A। 51 के बाद ऐड किया, तो इसलिए 51-52 के बीच में ऐड करना था एक आर्टिकल, जिसमें बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज डालनी थी। अलग आर्टिकल बना दिया 51A, उसके अंदर लिखा हुआ है ये सब। 4A में भी एक आर्टिकल बनाया, भाई आर्टिकल के अंदर लिखते हैं ना हर चीज़। संविधान कैसे लिखा हुआ? पार्ट्स में लिखा हुआ है, उसके बीच में आर्टिकल होते हैं। कोई लिस्ट ऐड करनी होती है उसे ये बोल देते शेड्यूल। मैंने सब कुछ बताया हुआ है पुराने लेक्चर्स में ये सब। तो अच्छा, 4A में क्या आर्टिकल ऐड किया? 51A। इसके अंदर क्या डाली जी? किसने डलवाई थी? इंदिरा गांधी जी ने, वही 42nd अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ, है नहीं? कितने सारे अमेंडमेंट किए, कितना सारा चेंज कर दिया इसने कॉन्स्टिट्यूशन को उस अमेंडमेंट। और किस कमेटी ने इसका सजेशन दिया था? एक कमेटी बनाई थी उस वक्त, स्वर्ण सिंह कमेटी, आपको याद रखना ये। स्वर्ण सिंह कमेटी कहने पे किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A। कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन सबसे पहले जो डाली थी जब 1976 के वक्त, तब केवल कितनी थी? 10 थी। फिर एक कब ऐड हुई? 86 लिखो यहाँ पे। देखो समझो, पहले 10 मौलिक अधिकार थे, फिर लास्ट में एक और जोड़ दिया। जैसे ही राइट टू एजुकेशन आया, राइट टू एजुकेशन मतलब फंडामेंटल राइट बना कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा फंडामेंटल राइट तो मिल गया, लेकिन लोग भेजने भी चाहिए, तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी, लोगों के कर्तव्य के अंदर भी एक ऐड कर दिया अलग से, एक 11वां, कि अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए सब लोगों को, ये भी हमारा क्या है? एक कर्तव्य है। समझ के बात को? तो 86 अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था, उसके बाद ये वाला एक अलग से ऐड हो गया। तो इस वक्त टोटल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं अपनी। समझे क्या? नहीं समझे तो इस बात को दोबारा सुनो जो मैंने बोली है, वरना वीडियो फालतू में बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसमें नोट्स में लिखी हुई थी अपने, मैं आपको पेज दिखाने वाला हूँ सीधे। तो देखिए, जैसा कि मैंने विकीपीडिया पे ये खोल लिया है अभी, कौन कौन सी अपनी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, तो उसमें लिखा हुआ इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हर भारतीय कर्तव्य है क्या? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानना, इसके सभी आइडल्स को फॉलो करना, सारी चीज़ों को फॉलो करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करना। ये टू चेरिश एंड फॉलो द नेवल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर फ्रीडम, अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अच्छा, कि जो अपने नोबल आइडल हैं, जो अपनी राष्ट्रीय संघर्ष जो हुआ था आज़ादी का, उसके बारे में जितने भी आइडल हैं उन सबका सम्मान करना, उनको फॉलो करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपहोल्ड मतलब एक तो विश्वास करना इस चीज़ में, और प्रोटेक्ट मतलब इसको सुरक्षित करना। किस चीज़ को? सोवरेनिटी, अपने देश की स्वतंत्रता, यूनिटी एकता, और इंटीग्रिटी अखंडता। स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की सुरक्षा करना, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि अपनी कंट्री को डिफेंड करना, बचाना, और राष्ट्रीय सुरक्षा देना, मतलब राष्ट्र की सेवा करना। जब भी बोला जाए आपसे बोल दिया जाए कि आ जाओ बॉर्डर पर कल, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि हाँ मैं वॉलंटरली कह रहा हूँ कि भाई मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं आने को तैयार हूँ। अच्छा, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी।
टू रनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। जैसा कि आपकी समझ आ रहा है, भाईचारे को बढ़ाना, जो डाइवर्सिटी है उस सबका ध्यान रखना, जिस तरह के लिंग्विस्टिक कुछ भाषा के आधार पर या क्षेत्र के हिसाब पे, तो इन सब पे फिर भी आपको एकता बना के रखनी है, वुमेन की डिग्निटी का सम्मान करना है, ये सब। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, कि अपना जो इतना रिच एंड कंपोजिट जो कल्चर है उसको वैल्यू करना, उसको प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, यही सब मतलब संयोज के रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो भाई टू प्रोटेक्ट, सुरक्षित करना, एंड इम्प्रूव मतलब उसको अच्छा ही करना, किस चीज़ को, नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर क्या क्या आता है, फॉरेस्ट आते हैं, नदियाँ आती हैं, झीलें आती हैं, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव आते हैं, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और जो जीवित जो पशु हैं जो भी, उन पे हैव कंपैशन मतलब दया दिखाना, उन पे आपको दया दिखानी है, ये आपका कर्तव्य है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, रीति रिवाजों से दूर, सॉरी मतलब जो रीति रिवाज नहीं, क्रूतियाँ जो हैं समाज की, जो अंधविश्वास है उन पर आपको विश्वास नहीं रखना। ह्यूमनिज्म, इंसानियत में विश्वास रखना है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, आपको एक समय जिज्ञासुवाद में होना चाहिए और रिफॉर्म की कोशिश करनी चाहिए। कोई चीज़ अगर खराब है तो उसको सुधार की कोशिश करिए होगा। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, इसका मतलब क्या है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी जहाँ समझते हो तुम, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो उसकी सुरक्षा करनी है, वायलेंस को कम से कम रखना है, आपको खुद वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होना है। अच्छा, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ के ना मतलब ये तो डीपीएसपी भी है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, लेकिन आपको सच में माननी भी चाहिए। आपको एक्सेलेंस का पीछे करना है, वो रेंचो बोलता है ना, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस। आप एक्सेलेंस का पीछे करना है किस जगह, हर क्षेत्र में, चाहे खुद का क्षेत्र हो, चाहे कोई कैसा भी तरह का क्षेत्र हो, आपको एकदम परफेक्ट होकर दिखाना है। आप अच्छा पढ़िए, आप कोई भी काम करें अच्छा करिए, उससे क्या होगा, जो नेशन है, अपना राष्ट्र है, वो लगातार हायर लेवल्स की तरफ बढ़ता रहेगा। आपकी अचीवमेंट होगी तो उसी से अपने आप देश बढ़ेगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, देश की सेवा करोगे तो अपने आप ही देश बढ़ेगा। तो ये तो आपका एकदम परम कर्तव्य है, आपके देश के प्रति, आपके माँ बाप के प्रति, सबके प्रति, कि आपको जो भी काम कर रहे हो उसमें परफेक्ट रहना है, बहुत सारे कामों में परफेक्ट होना है, एकदम बनना है मल्टीटास्कर आपको। अच्छा, लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में ऐड की थी, बताया ना 10+1। देखिए, वो इज़ अ पेरेंट और गार्जियन, जो भी पेरेंट है या गार्जियन है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन चाइल्ड, उसे अपने बच्चे को शिक्षा दिलवानी है, उसका ये कर्तव्य है। इन केस में भी वॉर्ड बिटवीन द एज, मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं अगर किसी के, तो उनको शिक्षा दिलवाना आदमी का कर्तव्य है। अब ये क्यों डाला, आप समझ गए 86 में अमेंडमेंट में, कि भाई ये लोग भेजे हैं क्यों, भाई लोगों को महसूस भी होना चाहिए कि शिक्षा दिलवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको डाल दिया। आपको ये सब क्या लिखना है, नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी को मत लिखिए आपने उसमें, आपको एक समझना है कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। अब आपने देखा होगा कि कुछ जो अपन डीपीएसपी जो पढ़े थे वो इसी के जैसे थे कि नहीं भाई, इसी जैसे। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसी के जैसे थे, जो डीपीएसपी कई सारे, आपको याद है ना कि कुछ डीपीएसपी इसी के जैसे थे, अभी हमने देखे थे जो सेम लग रहे थे। तो बस आपको उनमें अंतर पता होना चाहिए कि डीपीएसपी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ था, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं वैसे कौन सा डीपीएसपी है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, समझ रहे हो, कन्फ्यूजन एक जैसी होती है ना ये तो सब, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम कुछ अलग चीज़ों में बात करते हैं 5 मिनट में, और इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। अब जो 5 मिनट अब अगले आने वाली वो बहुत भयंकर ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा, उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो अपना देश जब से बना है ना, तब से एक बड़ी भयंकर लड़ाई चल रही है, किस चीज़ के अंदर, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर, कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। क्या लोगों के राइट्स ज़्यादा, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल है या डीपीएसपी ज़्यादा पावरफुल है। कैसे, कि सरकार कभी चाहती है कि भाई डीपीएस में लिखा हुआ कि सब लोगों को बराबर करो, फिर सरकार को कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। किसी जगह कोई कंस्ट्रक्शन करना है, फिर लोग कोर्ट चले जाते हैं कि भाई मेरी जगह पे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे अधिकार मिला हुआ है। फिर उनकी सरकार के साथ बहस हो जाती है कि भाई हम तो डीपीएसपी का पालन कर रहे हैं। तो कई केस में लोगों ने केस जीत लिए हैं सरकार से। सरकार डीपीएसपी का बोल तो रही थी कि हम डीपीएसपी मतलब डायरेक्टर प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको अगर आपको पता होना चाहिए। केस कौन कौन से, देखिए पहला केस हुआ था, इसका नाम था चंपाकम दोराई राजन केस, आदमी का नाम है, इसने केस किया सरकार के खिलाफ। लास्ट में इसने सब, आपको इतना याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि फंडामेंटल जो राइट है ना हमेशा डीपीएसपी के ऊपर ही रहेंगे। कोई भी आदमी फंडामेंटल राइट्स
को वायलेट नहीं कर सकता, किसके लिए, डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए सरकार जो नहीं कर सकती ऐसा, ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो हैं वो हमेशा डीपीएसपी से क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ठीक है, पहले काम तो ये। अच्छा, गोलकनाथ केस में क्या बोला था भाई साहब, मतलब फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है कि सरकार ने कोई चीज़ को अप्लाई करने के लिए फंडामेंटल राइट में कोई चेंज किया होगा तो उसके चक्कर में केस होगा। तो पहला चंपा कमतोराई में क्या फैसला आया था, फंडामेंटल राइट हमेशा डीपीएसपी से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक केस आया था गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब सरकार के खिलाफ एक गोलकनाथ नाम का व्यक्ति था, उसने केस किया था, ठीक है। क्या केस था, इसमें सरकार ने लास्ट में फैसला आया था कि फंडामेंटल जो राइट है ना, मौलिक जो अधिकार है, कांट बी अब्रिज, उनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। मतलब सरकार उनको भूल के कुछ कर दिया होगा, इनकी संपत्ति वगैरह हथियाली थी उस वक्त, प्रॉपर्टी का अधिकार भी होता था, तो उन्होंने बोला था कि भाई मुझे तो राइट टू प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति कोई छीन नहीं सकता। सरकार ने बोला होगा कि डीपीएसपी को ऐसे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सरकार ने इन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाया कि फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट है, सबसे बड़ी चीज़, फंडामेंटल राइट को कभी कोई नहीं तोड़ सकता। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट अब्रिज्ड, ABRIDGED, ठीक है। तो इनको नहीं, मतलब कुल मिला के अमेंड नहीं किया जा सकता इनको, फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जा सकता, ओके। बड़ी लड़ाई चल रही थी, फिर 25th अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन 25वीं बार, 1971 की बात है, इंदिरा गांधी जी बैठी हुई थी। उन्होंने क्या किया, क्या 39B और C, मैंने आपको अभी एक आर्टिकल बताए थे ना उस वक्त, तो 39 के में कोई लिखा हुआ था, 39B और C में क्या, 39 में क्या था, टू सिक्योर लाइवलीहुड, 39A में लिखा हुआ था, B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई जो रिसोर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, किसी के पास कम है, इस सब का ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन का। और तीसरा भी कुछ ऐसा ही था कि इक्वलिटी का ध्यान रखना है। तो जो 39 के अंदर जो B और C वाला जो पॉइंट था, तो वो इसी बारे में था ना कि इक्वलिटी को ख़त्म करना है, मतलब इक्वलिटी लानी है, इनइक्वलिटी को ख़त्म करना है। तो 25th जो अमेंडमेंट था उसमें पता है क्या, यही कहा था कि 39 के अंदर के जो B और C वाले जो आर्टिकल हैं, मतलब 3 जो पॉइंट थे ना, लास्ट वाले पॉइंट को B और C बोलते हैं, उनके लिए, उनको अप्लाई करने के लिए, सुनना आप, सरकार ने क्या फैसला दिया था कि उनको अप्लाई करने, 39B और C को अप्लाई करने के लिए 14, आर्टिकल 14, 19 और 31 इनको चेंज कर सकती है सरकार, ऐसा बोला सरकार ने। अच्छा, हो गया बढ़िया काम। इसके बाद फिर एक केस आया था, केशवानंद भारती, एक व्यक्ति थे, उनका केस हो गया था किससे, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरल राज्य की सरकार है उनके बीच में, और केशवानंद भारती के बीच में केस आ गया था। आप लिखते जा रहे हैं लाइन से, ये बड़ी लड़ाई है, इसको याद रखना है आपको। फिर क्या हुआ, सरकार ने क्या फैसला किया कि लोग फंडामेंटल राइट अगर उनके वायलेट होते हैं तो कोर्ट तो आ सकते हैं। जैसे 25वां जो 25th C था उसमें ये कह दिया सिंपल, अगर 39B और C के लिए अगर कोई चेंज किया है आर्टिकल को, हमने कुछ किया है, अगर कुछ भी आपको याद हो, इसमें क्या लिखा हुआ, 14, 19, 31, यही तो बोला था मैंने, इनको चेंज कर सकती है सरकार। इसका मतलब क्या, 14 राइट टू इक्वलिटी है कि भाई सब लोग बोले हम इक्वल है, नहीं, सरकार बोले कि भाई किसी को रिजर्वेशन देना है, दे सकती है आराम से, ओके। 19 वही था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। 31 क्या था, पहले मैंने वो बोला था, पहले 31 आर्टिकल होता था, अभी नहीं है, तो उसके अंदर लिखा होता राइट टू प्रॉपर्टी। तो उसमें लिखा होता कि 39B और C को अप्लाई करने के लिए, मतलब लोगों में समान व्यवस्था लाने के लिए, अगर सरकार किसी की प्रॉपर्टी को हथियाती है तो हथिया सकती है, ये मतलब था कि आर्टिकल 31 को खतरा कर सकती है सरकार, और लोग इसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते, ये था 25th आर्टिकल। लेकिन केशवानंद भारती केस का जब फैसला आया था तो जजेज ने क्लियर कट कह दिया था लोग बिल्कुल कोर्ट आ सकते हैं। और सरकार के फैसले में फैसला सुनाया था उन्होंने कि 25th जो CA है, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह इन सबको हार्म तो कर सकते हैं लोग, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा सरकार को। मतलब क्या है इसका कि भाई मान लिया इंदिरा गांधी जी ये बोले हम तो 39B और C, मतलब लोगों में बराबर करने के लिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म ही कर दिया था, उन्होंने लीगल राइट बना दिया था। तो उन्होंने बोला था लेकिन तुमको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है, संविधान का एक स्ट्रक्चर है कि उसमें कुछ राइट्स हैं, कुछ वो हैं, तो कोई भी सरकार ऐसे काम नहीं कर सकती जो बेसिक चीज़ों को हटा दे। जैसे मोदी जी चाहें और अभी ऐसा कर दें कि भाई यहाँ से चुनाव ही नहीं होंगे, एक ही सरकार रहेगी हमेशा, तो ये बेसिक चीज़ है चुनाव होना सर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो बात वहाँ से उठी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस में सिंपल कहा था, कोई भी सरकार अगर कोई भी अमेंडमेंट करती है, सबके लिए लागू है ये, ऐसी आर्टिकल के लिए नहीं, उनको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। एक संविधान का जो बेसिक ढांचा है उस वो तो हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा उसको, ऐसा कह दिया, ठीक है जी। फिर क्या है 42nd अमेंडमेंट, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला इंदिरा गांधी जी ने किया 1976 में। उसमें क्या कहा
पहले तो बस बोल रही थी कि 39 जो आर्टिकल में डी वो लिखी हुई है डीपीएसपी उसके लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी डीपीएसपी के लिए, ऐसा बोल दिया। बड़े बड़े फैसले लिए हैं इंदिरा गांधी जी ने, कठोर फैसले, कि किसी भी डीपीएसपी के लिए, एनी डीपीएसपी के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31, अब तो 31 रहा नहीं है, उस वक्त था, को टच कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब देख रहे हो तुम कोर्ट में और उसमें कैसे लड़ाई चल रही है सरकार के बीच में। अच्छा, इसके बाद फिर एक केस आता है, इसका नाम है मिनर्वा मिल्स केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंडिया की हिस्ट्री में। मिनर्वा मिल्स केस था, उसमें सरकार ने क्या फैसला दिया कि 42nd जो अमेंडमेंट है उसको नल डिक्लेयर कर दिया सरकार ने, कि खराब है, ये सब चलेगा ही नहीं। उसको जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था उसको हटा ही दिया। तो पूरे अमेंडमेंट को नहीं हटाया था, इस वाली बात को हटाया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि किसी भी डीपीएसपी के लिए 49, 19 और 31 को वायलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या बात? उसको हटा दिया था। कुल मिला के बात क्या है, अभी के वक्त में जो पुराना वाला जो उन्होंने केशवानंद भारती वाले ने सुनाया था, वही अभी के वक्त में चल रहा है कि एक आध जगह 39 बी और सी के लिए कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का क्या रखना पड़ेगा ध्यान। लास्ट में कोर्ट इस तरह से जीत गई थी सरकार से। तो अभी के लिए क्या मसला चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। तो जैसा कि अपन ने बहुत अच्छे से देखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा। फंडामेंटल राइट के बाद इस लेक्चर में अपने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी 2 पार्ट को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम देखिए, अभी यहाँ तक की बड़ी बोर सी वो पॉलिटी थी, एक दो लेक्चर जो थे बड़े बोर करते हैं ये। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग आएगी, इसमें हम अगले लेक्चर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है सब कुछ, एकदम पढ़ने लायक, समझने लायक, जिसे देख के आपको लगेगा कि देश में जो भी कुछ हो रहा है आपको लगेगा कि सच में संविधान के हिसाब से हो रहा है, जो मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, वीडियो पर लाइक ज़रूर छोड़ना है अगर यहाँ तक आ ही चुके हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, जय हिंद।